नमस्कार, आइए बैठिए क्लास शुरू करते हैं। मैं आशा करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। पिछली क्लास में हमने जाना क्या होता है हुक्स लॉ और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आज की क्लास में क्या क्या होने वाला है देख लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। आज का तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो हम जानेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व टेंशन और कंप्रेशन में कैसे बनता है, माइल्ड स्टील के लिए और दूसरे मटेरियल्स के लिए भी। तो कॉपी निकाल लीजिए और तैयार हो जाइए। क्या होता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और कैसे निकलता है? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व सिर्फ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो हमें यह बताता है कि अलग अलग वैल्यू ऑफ स्ट्रेस पे कितना कितना स्ट्रेन आएगा। ये हम घर पे भी निकाल सकते हैं। हालांकि इंजीनियरिंग में स्टील, एल्यूमिनियम और बाकी धातुओं को निकाला जाता है। उसको निकालने के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमें मशीनों की जरूरत पड़ेगी। वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। अभी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर घर पे आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व किसी मटेरियल का निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक ऐसे मटेरियल की जिसको आप खींचे तो वो लंबा हो जाए ताकि आप देखें स्ट्रेन कितना आ रहा है। दूसरा आपको चाहिए होगा एक इंच टेप या एक स्केल। तो कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। आप इंच टेप रखिए और एक मटेरियल ले लीजिए और उस पर मार्किंग कर दीजिए कि इतना हमें लेना है। उसके बाद हम इसे लगा देते हैं एक अपने मार्क पर। और अगर आपके पास लटकाने के लिए वेट नहीं है तो चिंता ना करें, एक मेरे पास एक ट्रिक है जिससे आप कोई भी वेट लगा सकते हैं। क्या वो है? पानी। क्योंकि पानी का देखिए होता क्या है वेट। अगर आपने 1 लीटर पानी लिया हुआ है तो उसका वेट कितना आएगा? 1 kg। तो आप अलग अलग वैल्यू ऑफ लीटर पानी ले लीजिए, आपको उसका वेट पता चल जाएगा। अगर मैं 500 मिलीलीटर पानी लेता हूं तो उसका वेट कितना आएगा? 500 ग्राम। इसी तरह मैंने ये सेटअप बनाया है। अब देखिए मैं क्या करूंगा, ये मैं यहां रखूंगा और इसके अंदर मैं पानी भरूंगा। और हम पहले वैल्यू नाप लेते हैं कि इस स्ट्रिप के बीच में कितना डिस्टेंस आ रहा है। जब पानी इस पे वेट लगाएगा तो ये धीरे धीरे क्या होगा, ये स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगा। और हम फिर ये जानेंगे कि कितने वैल्यू ऑफ स्ट्रेस पे कितना स्ट्रेन आ रहा है, यानी हम खुद का एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना सकते हैं। इसी तरह हम दूसरे मटेरियल्स का भी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने रबर का आपको ग्राफ बनाया है, वुड का बनाया है, एल्यूमिनियम का, कास्ट आयरन का और माइल्ड स्टील का। ये ग्राफ हम क्यों बनाते हैं और इससे हमें क्या फायदा होता है? इस ग्राफ से देखिए हमें ये पता चल जाता है कि कितनी वैल्यू ऑफ स्ट्रेस पे रबड़ कितना खिंच जाएगा। ये काफी ज्यादा खिंच रहा है, आप इतनी सी वैल्यू लगाओ और ये खिंच जाती है। लकड़ी क्या है, कम स्ट्रेस ज्यादा देना पड़ता है पर स्ट्रेन उसमें कम आता है क्योंकि लकड़ी को आप आसानी से नहीं खींच सकते। ऐसे ही एल्यूमिनियम है, कास्ट आयरन है और माइल्ड स्टील है। इन सब चीजों के अलावा हमें यह भी पता चल जाता है कि कोई भी मटेरियल, कोई भी पदार्थ आखिर कितना स्ट्रेस सह सकता है। उसी हिसाब से हम उसे अपने कंस्ट्रक्शन फील्ड में इस्तेमाल करेंगे। हम कोई ऐसा मटेरियल इस्तेमाल करना नहीं चाहेंगे जो स्ट्रेस ना झेल पाता हो ज्यादा। जैसे कि अगर मुझे बीम बनाना है और उसमें कोई मटेरियल लगाना है, जैसे हम सरिये लगाते हैं, तो सरिये स्टील के या लोहे के हम लगाते हैं। वो क्यों लगाते हैं? क्योंकि जो सरिया है हमारा वो काफी ज्यादा स्ट्रेस सह सकता है। अगर मैं उसकी जगह लगाना चाहूं वुड, तो वुड क्या है, वो कम आपका स्ट्रेस सहेगा। तो इसलिए वुड लगाना क्या होगा, समझदारी नहीं होगी, इसलिए हम लगाते हैं स्टील। ऐसे ही कास्ट आयरन। कास्ट आयरन आपने देखा होगा, किसी के घर में हो सकता है, आपके घर में हो, जो बरसाती का पाइप होता है वो लोहे का तो होता है पर आप उसमें अगर हथौड़ा मारोगे तो वो पिचकेगा नहीं, वो टूट जाएगा। क्योंकि वो एक आयरन का ऐसा कंपाउंड है जो कि ब्रिटल है। ब्रिटल और डक्टिलिटी मैं आपको समझाऊंगा आगे वाली वीडियोस में। अभी हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व समझ लेते हैं। माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बाकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में जो मेटल हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो माइल्ड स्टील है। हमारे घरों में, इमारतों में जितना भी सरिया लगता है वो माइल्ड स्टील का बना होता है। इसलिए ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व तो आप बिल्कुल इस तरह याद कर लीजिए कि घोल के पी जाइए। तो बाकी हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अभी देखे, वो सिंपल रहते हैं, ऐसे जाता है यहाँ खत्म हो जाता है। ये थोड़ा ज्यादा तिगड़म सा है, तो यही इसे इंटरेस्टिंग भी बनाता है। तो इसके देख लेते हैं क्या क्या चरण है। तो जब हम एक बार को, ये माइल्ड स्टील की एक बार है और मशीन में रखे इसे खींचा गया है दोनों तरफ से, तो ये कैसे खींच के टूटता है उसके मैंने दिखा रखे हैं फेज, आपको चरण दिखा रखे हैं। खींचते खींचते एक हल्का सा यहाँ पे बैंड आ जाता है और ये अंदर से दबने लगता है।
उसके बाद ये जो बैंड है ये धीरे धीरे गहरा होता जाता है, डीप होता जाता है और ये खिंचते खिंचते इस तरह का शेप ले लेता है। और यहाँ पे जब ये टूटता है तो एक कप एंड कोन स्ट्रक्चर बनाता है, यानी कि यहाँ से कोन बन गया। कोन आप सब जानते हैं जो आइसक्रीम के नीचे लगाते हैं, वो कोन स्ट्रक्चर बन जाता है। और ये कोन स्ट्रक्चर हल्का सा यहाँ से इसे गड्ढा लेके निकालता है, यानी ये वाला स्ट्रक्चर कप है और ये वाला स्ट्रक्चर कोन है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में क्या होता है ये तो हमने देखा, फिजिकली हमें क्या दिखता है, पर कितना स्ट्रेस और कितना स्ट्रेन लगता है ये वो मशीन नापती है और उसके बेस पे ये ग्राफ बना है। तो शुरू में जब हम स्ट्रेस उसे लगाते हैं, ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है इधर बढ़ते हुए। जब हम स्ट्रेस लगाते हैं तो स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है, पर स्ट्रेन आप देखिए, मैं किसी एक बिंदु पर अगर लूं ये वाला बिंदु, तो कितना कम स्ट्रेन आया है, सिर्फ इतना सा। पर इसी बिंदु पर आप अगर स्ट्रेस देखें तो इतना सारा स्ट्रेस की वैल्यू आई। तो इसका मतलब क्या है कि शुरू में माइल्ड स्टील बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है और स्ट्रेन शो नहीं करता है, यानी एक ताकतवर मेटल है, तो ये अच्छा है सिविल इंजीनियरिंग में इस्तेमाल करने के लिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ इंटरेस्टिंग हुआ है, स्ट्रेस नहीं बढ़ा है, स्ट्रेस हल्का सा कम ही हो गया है, पर स्ट्रेन यहां से लेकर यहां तक काफी तेजी से बढ़ रहा है। और स्ट्रेन सिर्फ इतना, स्ट्रेस सिर्फ इतना सा, वो भी गिरावट आई है उसमें। तो यहां पर हमने देखा कि हमारा जो स्टील है वो कमजोर पड़ जाता है, फैलने लगता है और उसमें स्ट्रेस कम हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, स्ट्रेस फिर से बढ़ने लगता है। अब यहां से देखो स्ट्रेस की एकदम लगातार ग्राफ ऊपर जा रहा है और स्ट्रेन भी आगे आगे जा रहा है। यहां से ऊपर जाते हैं जब हम डी पॉइंट से, उसके बाद क्या होता है यहां से वो फिर नीचे आ जाता है, यानी कि स्ट्रेस आपका कम हो गया। कम स्ट्रेस पे भी आपको स्ट्रेन देखना पड़ रहा है, यानी ये तो गड़बड़ मामला हो गया। तो एक एक पॉइंट को हम डिटेल में पढ़ते हैं, देख लेते हैं ये क्या क्या सिंबलाइज करते हैं। ए पॉइंट हमारा क्या है, हमारा ए पॉइंट है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। हमने पढ़ा था हुक्स लॉ। हुक्स लॉ में बताता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और ये कब वैलिड होता है। हुक्स लॉ ज्यादातर इलास्टिक मटेरियल के लिए, इलास्टिक मटेरियल देखिए मैं बोल रहा हूं आपको, इलास्टिसिटी में सिखाऊंगा भी। इलास्टिक मटेरियल ज्यादातर सब पे लागू हो जाता है, यानी कि अगर इलास्टिक मटेरियल है आपका, कोई ऐसा मटेरियल है जो इलास्टिसिटी शो करता है, तो वो अपने आप हुक्स लॉ फॉलो करेगा। ठीक है, तो यहां से जीरो से लेकर, यानी ये ओ पॉइंट है, ओ से लेकर ए तक जो आपका ग्राफ है वो आपको दिखाएगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वो फॉलो कर रहा होगा स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहां से यहां तक बिल्कुल आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। उसके बाद क्या होगा, लाइन हल्की सी कर्व हो जाएगी। ए पॉइंट के बाद ए पॉइंट तक बिल्कुल दोनों समानुपाती हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ए से बी पे जब हम जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस बढ़ाने से स्ट्रेन घट गया, क्योंकि हुक्स लॉ कहते हैं स्ट्रेस बढ़ाने पे स्ट्रेन बढ़ता है। हुक्स लॉ ने पर बताया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की लाइन होती है स्ट्रेट। अगर मैं एक कर्व बना देता हूं आप यहाँ पे इस तरह, तो देखिए बढ़ तो अभी भी रहा है, स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि वो एक कर्व आ गया। तो यही कर्व ए से बी पे देखना पड़ता है। हमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि अगर यहाँ पे बी भी तो ऊपर ही है, तो वो हम क्यों नहीं मानते कि वो हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है, ऐसा क्यों है। तो उसका रीजन यही है, अगर आपसे कोई पूछे तो आप बता पाएंगे। ओ से ए तक तो स्ट्रेट लाइन आपको शो करेगा, वो आपको सिंबलाइज करेगा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यानी कि समानुपाती है। पर जब ए से बी पे जाओगे तो वो कर्व आ जाएगा, बढ़ तो रहा है स्ट्रेस के साथ साथ स्ट्रेन, पर एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। ठीक है, उसके जब हम आगे चलते हैं, बी पॉइंट हमारा कहलाता है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होता है, इलास्टिक लिमिट वो लिमिट होती है जहां तक आप किसी वस्तु को स्ट्रेच करो और वहां पे आप छोड़ दो स्ट्रेस तो वो वापस आ जाए, उस लिमिट को कहा जाता है इलास्टिक लिमिट। अगर आप उस पॉइंट के बियॉन्ड उसे खींच देते हो तो वो चीज वापस नहीं आती। इसका मैं उदाहरण आपको देना चाहूंगा। आपने प्लास्टिक या पॉलीथीन जरूर देखी होगी, उसको अगर आप खींचोगे और छोड़ोगे, जब वो स्ट्रेच हो जाती है तो वो वापस नहीं आती। तो वो पॉइंट कहां पर चला गया, बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट, यानी इलास्टिक लिमिट से आगे चला गया है, अब वो वापस नहीं आएगा। आप अगर किसी छल्ले को खींचते हैं, रबर बैंड को खींचते हैं, तो वो वापस आ जाता है। इसका मतलब क्या है, वो अभी भी इलास्टिक लिमिट के अंदर है। उसके बाद आता है हमारा अपर यील्ड पॉइंट, सी पॉइंट पे, जहां पर हमारा स्ट्रेस यहाँ पे मैक्सिमम है, लोकल मैक्सिमम इसे मैं कहूंगा, क्योंकि अभी जो पूरा मैक्सिमम आएगा वो यहाँ पर आएगा, ये लोकल मैक्सिमम हम इसे कहेंगे। यहाँ के बाद स्ट्रेस बढ़ना कम हो जाता है और हल्का सा उसमें गिरावट हमें देखनी पड़ती है, उसी के साथ स्ट्रेन बढ़ता है। तो इसे हम कहते हैं अपर यील्ड पॉइंट, यानी खिंचाव का ऊपर वाला बिंदु है। खिंचाव, यील्ड मतलब खिंचाव का ऊपर वाला बिंदु है, यहाँ से माइल्ड स्टील में खिंचाव शुरू हो जाता है। उसके बाद आता है डी, लोअर यील्ड पॉइंट। लोअर यील्ड पॉइंट क्या है कि यहां तक वो अच्छे से खिंच रहा था बिना स्ट्रेस बढ़ाए,
ये जरूरी है कि बिना स्ट्रेस बढ़ाए यहां तक खींच रहा था, खींचेगा तो आगे भी, पर वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेस को भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अब आगे आते हैं ई पर, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, यानी कि ई जो पॉइंट है उससे ज्यादा स्ट्रेस स्टील कभी नहीं झेलता, वो उसका अल्टीमेट है, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट है। यहां पर जितना स्ट्रेस यहां पर ये ले रहा है स्टील, उससे ज्यादा अपने पूरे लाइफ में कभी नहीं लेगा। उसके बाद क्या होता है, स्ट्रेस में गिरावट आनी शुरू हो जाती है। गिरावट आती है, आप स्ट्रेस कम लगा रहे हो तब भी स्ट्रेन बढ़ता रहता है, यानी कि खींचने की ताकत हम कम लगा रहे हैं, पर स्टील में क्या होता है, फिर भी हम देखते हैं कि वो खिंचता जा रहा है टूटने के लिए। आखिरी पॉइंट है एफ, फ्रैक्चर। फ्रैक्चर का क्या होता है, यानी कि यहां पर ये वाला स्ट्रक्चर आ गया है, स्टील दो टुकड़ों में टूट गया है। इसमें अब ध्यान देने वाली बात यह है, जैसा मैंने बनाया है यहाँ पे, ये यील्ड प्लेट्यू है। यील्ड प्लेट्यू का क्या मतलब है कि यहाँ पर बिना स्ट्रेस बढ़ाए स्ट्रेन काफी ज्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ पर फिजिकल हमें क्या देखने को मिलता है कि काफी ज्यादा एक हमें बिना स्ट्रेस बढ़ाए स्ट्रेन जब आता है तो हमें सरिया खिंचता हुआ दिखता है, उसमें एक डिफॉर्मेशन आ जाती है जो आंखों से दिखाई देती है। यहाँ पे अभी हम पहले देख रहे थे तो आंखों से नहीं दिखता, वो बढ़ तो रहा है पर इतना कम है, सूक्ष्म है कि आप नहीं देख पा रहे हो उसे अपनी आंखों से। पर इस वाले यील्ड प्लेट्यू में इतना ज्यादा स्ट्रेन आ जाता है कि आप आंखों से देख पाते हो। उसके बाद आता है ये वाला जोन, यहां से यहां तक स्ट्रेन हार्डनिंग, यानी कि सरिया खिंचने के बाद जब हमें लगता है कि सरिया टूटने वाला है, एकदम सरिया क्या करता है, कोई मंत्र वंत्र सा पड़ता है, जादू हो जाता है उसमें और वो अपने आप ज्यादा ताकतवर हो जाता है। ऐसा मटेरियल हमने औरों में नहीं देखा। हमने एल्यूमिनियम का ग्राफ देखा, हमने वुड का ग्राफ देखा, कास्ट आयरन का देखा, तो उसमें ये वाली चीज नहीं है कि मेटल अपने आप कुछ करता है और ज्यादा ताकतवर हो जाता है अपने आप। तो ये सिर्फ माइल्ड स्टील में, इसलिए ये चीज माइल्ड स्टील को ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है, ज्यादा मजेदार बना देती है कि माइल्ड स्टील के एटम्स अपने आप रीएडजस्ट हो जाते हैं और वो ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। तो यानी कि जब सरिया खिंच के ऐसा लगता है हमें टूटने वाला है तो वो और ज्यादा ताकतवर हो जाता है। ये बात इंजीनियर को पता होती है कि सरिया खिंचने के बाद ज्यादा ताकतवर हो जाता है। इसके बाद आता है एक जोन ई से एफ तक, जहां पे हम उसे कहते हैं स्ट्रेन सॉफ्टनिंग। ये वाला जोन था स्ट्रेन हार्डनिंग, यानी कि हार्ड हो जाता है और ज्यादा। स्ट्रेन सॉफ्टनिंग में क्या है, वो वाला जोन और ज्यादा सॉफ्ट हो गया है। अब आपको स्ट्रेस नहीं बढ़ाना पड़ेगा, स्ट्रेन आपको कम स्ट्रेस में भी मिल जाएगा। और जब ये फेज आ जाता है तो यानी कि अब लिमिट आ गई है, अब टूट जाएगा आपका सरिया, इस पे ज्यादा और लोड ना लगाएं। तो इस तरह हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता है माइल्ड स्टील के लिए। यहाँ पर टॉपिक पूरा हो जाता है। अगर आपको कोई सवाल हो तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।